के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहुल देव जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे शिवाजी सरकार साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करेंगे। राहुल जी, लेकिन शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। बड़ा अहम फैसला, और अहम इसलिए भी क्योंकि पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा, जब से वो CA NRC वाले मामले आए, इस तरह की एक लंबी बहस छिड़ गई। और आप ही और मैं बैठे हुए थे, हमने उस पर भी चर्चा की थी कि नागरिकता का एक मायने होने चाहिए। आखिर कैसे साबित होगी नागरिकता, इस पर भी हमने बड़ी लंबी चर्चा की थी। आज फिर से एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का, तो यकीनन उस पर जो है बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राहुल जी कि नागरिकता का फैसला निष्पक्ष प्रक्रिया से होना चाहिए। तो क्या ये फैसला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली पर भी एक महत्वपूर्ण संदेश माना जाना चाहिए? यानी सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में सही, लेकिन ये मान रहा है कि मामला निष्पक्ष नहीं। देखिए, धन्यवाद साहब। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया इस बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट के लिए या चर्चा के लिए। यदि हम ये देखें कि असम का मामला, ये पूरे देश से अलग नागरिकता का पूरा मामला है। असम का नागरिकता विवाद केवल कानूनी मामला नहीं है, हाँ, बल्कि यह इतिहास, राजनीति, जनसंख्या, सीमा सुरक्षा और मानवीय अधिकारों का एक जटिल कॉकटेल है, यानी संगम है एक प्रकार का। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्णय केवल कानून के शासन और निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया के आधार पर ही लिया जा सकता है। बिल्कुल। यानी जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, यदि आप देखिएंगे तो उसमें से ये नहीं कहा गया है कि ये व्यक्ति नागरिक भारत के नागरिक हैं, या जो NRC की प्रक्रिया चल रही है या उसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि जो दस्तावेज है उसकी जांच नहीं हुई पूरी तरह से, क्योंकि जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल में होता है कि जो भी इस पे आरोप है कि आप विदेशी, तो उनको ये साबित करना होता है कि ये डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास जानकारी है, या जो भी जानकारी है। तो कोर्ट की जो टिप्पणी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता जी के कोर्ट ने कहा है कि दस्तावेज की जांच सही नहीं हुई है। और दूसरा कि पर्याप्त सुनवाई नहीं मिली है, यानी जो 27 लोग था उनको पर्याप्त सुनवाई देनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। तीसरी तो बात टिप्पणी जो उन्होंने की है कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत पूरी तरह से पालन नहीं हुआ। यानी अब तक की जो जांच प्रक्रिया चली है उसमें से कोर्ट का ये कहना है कि जो नेचुरल जस्टिस का थ्योरी है, जिस पे पूरी न्यायपालिका टिकी हुई है, वो सही से पालन नहीं हुआ है। इसलिए यह मामला फिर से पूरी तरह से फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भेजा जाए, यानी प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। और यदि वहाँ भी फिर से यदि फॉरेनर्स जो 27 लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि सुनवाई ठीक से नहीं हुई है, तो फिर वही जिलेबी का जैसा घूमना प्रक्रिया शुरू होगी। फिर वो गुवाहाटी हाई कोर्ट जाएंगे, फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट अगर कुछ दे दिए कि नहीं आप तो नागरिक हैं ही नहीं, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुझे ऐसा लगता है इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। टिप्पणी का क्या व्यापक संदेश गया सब जगह पे, यानी सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं तो मान रहा है तो गलतियां तो हुई हैं, चाहे जांच में गलतियां हुई हैं, चाहे किसी और चीज़ में। जैसा कि शिवाजी सर ने कहा है कि बहुत सारे मामले हैं जिसको कई जगह जो बहुत जिलेबी की तरह उलझा हुआ है, हाँ। और जिससे सब भारत के सभी नागरिकों को कहीं न कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे उसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि हम आज असम की बात कर रहे हैं तो असम का विवाद मतलब भारत के और राज्यों से सबसे ज़्यादा जटिल ये उसका विवाद है। इसमें ये तो राजनीतिक मुद्दा है, यह केवल प्रदेश का मुद्दा नहीं है, और ये मतलब पूरे कहिए कि ये असम एक तरफ, पूरे भारत का नागरिकता NRC एक तरफ। सही है।
यह केवल अवैध प्रवास का प्रश्न नहीं है, बल्कि इससे राज्य की भाषा, संस्कृति, रोजगार, मतदान अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय भी जुड़े हुए हैं। तो यदि आप इसके समस्या को जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा, तभी आप इसके बारे में जान पाएंगे कि आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और क्या हुआ है। तो सबसे पहले आज़ादी के बाद 1951 में जनगणना के आधार पे एनआरसी तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि भारत के नागरिक का रिकॉर्ड रखना। लेकिन बाद के वर्षों में इस पर कोई अपडेट वगैरह नहीं किया गया है, जिस कारण से इसमें झोल-झाल हो गया था। फिर 1960 से 70 के दशक में यहाँ पे असम में जो प्रवासी जो बाहर के लोग हैं वो बढ़ने लगे थे। पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश का मामला है, से बड़ी संख्या में लोग असम आना शुरू हुए। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में लाखों शरणार्थी भारत आए और असम में रहे। युद्ध के बाद लोग वापस लौट गए और कुछ लोग यहीं पे रह गए, जिससे ऐसा माना जाता है कि असम की जनसंख्या और राजनीतिक संतुलन बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद से इस पे चिंतन होने लगी थी। आप जानते, आपको मैं बता दूं कि 1979 में असम ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यह आरोप लगाया था कि बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। और इसके बाद से 6 वर्षों तक यह बड़ा आंदोलन चलता रहा और आप देखते होंगे कि इसमें काफी संख्या में लोग, मतलब सैकड़ों लोगों से ज्यादा लोगों की जान गई थी। और इसी के आधार पे 1983 में एक आईएमडी कानून बनाया गया था, इलीगल माइग्रेंट एक्ट बनाया गया था। यह सिर्फ आसाम में लागू किया था और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि किसी भी व्यक्ति को विदेशी साबित करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता की। यदि हमने शिकायत किया है कि फलना व्यक्ति विदेशी है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि वह व्यक्ति कैसे विदेशी है, कैसे विदेशी है। तो ये बहुत झोल-झाल का मामला था। इसके बाद 2005 में सर्बानंद सोनोवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और आईएमडीटी कानून को असंवैधानिक घोषित करके वहीं पे फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो आप जो बात कर रहे हैं उसको बनाया गया और उसको जवाबदेही दी गई कि आपको ये निर्णय लेना है और आपको ये बताना है कि जो व्यक्ति एनआरसी में नहीं है या छूट गए हैं उनको विदेशी या भारतीय आप जांच करके बताएं और इसे बताया जाए कि यह व्यक्ति को सही जस्टिस मिले। इसी के जो निर्णय है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो आज जो 27 लोगों का है, यानी कोर्ट ने माना है कि जो भी वहाँ पे सुनवाई हुई फॉरेनर ट्रिब्यूनल में उनको पूरी तरह से अपनी बातों को रखने का मौका नहीं दिया गया या कम दिया गया है। तो इस कारण से आज यह विवाद ये हम लोग के सामने आया। जी, और उन लोगों को नागरिकता मिल जाए तो बड़ा सवाल इस पे नहीं अनवर साहब, ये जो आज के जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उससे आगे के लिए कई रास्ता भी खुल गया है। जैसे फिर से जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल को भेजा गया है कि आप वहाँ जाइए, तो यानी कहने अब ये हुआ कि अब जो है फॉरेनर ट्रिब्यूनल साक्ष्य और दस्तावेजों की जांच बहुत ही सावधानी से करेगी, क्योंकि उन्हें लगा कि यदि फिर गड़बड़ हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट हमें फटकार लगाएगी या फिर कुछ निर्णय देगी। दूसरा ये है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित नागरिकता मामलों का यह निर्णय प्रभावकारी होगा, क्योंकि यदि ये निर्णय को फिर से रिव्यू करने की बात आई है तो जो कई लोग को जो मामला अभी तक पेंडिंग है उसके लिए थोड़ी सी आस जगी है और उनको थोड़ी सी न्याय मिलने की उम्मीद ऐसी बन पा रही है कि शायद न्याय मिले, क्योंकि अब पहले जैसा ढीला ढाला मामला नहीं होगा, क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी एक्शन में है। तो इसलिए थोड़ा सा जो लोग इनसे प्रभावित हैं उनको थोड़ी सी राहत हम उम्मीद मान सकते हैं। ठीक है, चलिए।